नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में, भारत देश में किसी एक प्रदेश में चुनी हुई सरकार और उसकी मुख्यमंत्री अगर देश के संविधान के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और उसके साथ साथ जो फेडरलिज्म है उसके लिए खतरा बन जाए तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूरे देश के सामने है और ये राज्य है पश्चिम बंगाल और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस तरह की हरकत पहली बार नहीं कर रही हैं, लेकिन अब उन्होंने जिसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा या रेड लाइन कहें आप, उसको क्रॉस कर दिया है। ममता बनर्जी और हिंसा ये दोनों पश्चिम बंगाल में पर्यायवाची बन चुके हैं, जो एक समय सीपीएम के साथ था। सीपीएम, उससे पहले कांग्रेस ने जो हिंसा का दौर शुरू किया उसको आगे बढ़ाया सीपीएम ने, और सीपीएम को बहुत पीछे छोड़ दिया ममता बनर्जी ने। देश की अकेली पार्टी है जो चुनाव जीतने पर भी हिंसा करती है और हार जाए तो तांडव करती है, जो महिलाओं की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनके खिलाफ अदालत के आदेश से अगर जांच होती है, मुकदमा चलता है, तो जो गवाह हैं उनको मारने की कोशिश होती है और 2 लोग उसमें मारे भी जाते हैं। सरकार कुछ नहीं बोलती है, सरकार कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। लेकिन इस समय बात जो है ममता बनर्जी के रवैये की है। उन्होंने एक घोषणा की है। आपको मालूम है कि वो एसआईआर के बहुत खिलाफ है, एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं। अब उनके 2 बयानों का जिक्र करता हूं। एक, किसी को बाहर नहीं जाने दूंगी। किसको बाहर भेजा जा रहा है? जो घुसपैठिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो खुद कह रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं और चोरी छिपे गलत तरीके से आए हैं। वो भारत बांग्लादेश की सीमा पर लाइन लगाकर खड़े हैं बांग्लादेश जाने के लिए कि हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। वो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम किसी को जाने नहीं देंगे। दूसरा, एसआईआर चल रहा है। ये संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। 22-23 साल बाद एसआईआर हो रहा है। इससे पहले 2003-04 में हुआ था। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, और सरल भाषा में कहें तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण, कि मतदाता सूची में वही नाम हो जो पहली बात जीवित हों, उस जगह पर रहते हों या उस प्रदेश में रहते हों, और उसके अलावा दूसरी जगह उनका वोट ना हो, केवल एक ही जगह पर वोट हो, और उसके अलावा वो इस देश के नागरिक होंगे। मतदाता होने की जो योग्यता है वो सिर्फ 2 बातों से तय होती है। एक, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। पहले 21 साल था, अब 18 साल हो गई। 18 साल से ज़्यादा हो और आप भारत के नागरिक हों। उसके अलावा अगर आप ये दोनों योग्यताएं पूरी नहीं करते हैं तो आप इस देश के मतदाता नहीं बन सकते। लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे मतदाता देश में बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है उनकी संख्या, और ममता बनर्जी उनकी सबसे बड़ी हितैषी बनकर सामने आई हैं। याद रखिए, ये वही ममता बनर्जी है जो जब विपक्ष में थी, लोकसभा की सदस्य थी, तो संसद में हंगामा किया था इन्होंने कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालो। अब वही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई हैं तो कह रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर नहीं जाने देंगे। दूसरा, एसआईआर चल रहा है। उन्होंने कहा मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, मेरा नाम काट के दिखाओ। अगर एक संवैधानिक व्यवस्था को, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है चुनाव आयोग को, उसके मुताबिक काम हो रहा हो और सुप्रीम कोर्ट की उस पर नज़र हो, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई टोका टाकी न कर रहा हो, उस पर कोई रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया हो, उसके विरोध में कुछ न बोला हो सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर कह रही है कि हम एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो वो क्या संदेश देना चाहती है? पश्चिम बंगाल में जो लोग जीवित नहीं हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, जो बिहार में भी हुआ।
जो लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर चले गए हैं, वहाँ नहीं रहते हैं, उनके नाम कट रहे हैं। जिनके नाम मतदाता सूची में देश के दूसरे शहरों में या राज्यों में हैं, उनके नाम कट रहे हैं। और तीसरा, जो इस देश के नागरिक नहीं है। सवाल ये है कि ये कैसे तय हो कि नागरिक नहीं है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं। ये अधिकार गृह मंत्रालय को है। ठीक बात है, लेकिन इस मामले में आप बात समझिए कि मामला क्या है। SIR का फॉर्म दिया गया, 1,20,00,000 ऐसे फॉर्म आए हैं। पहले तो जो घपला पकड़ा गया, चुनाव आयोग ने पकड़ा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां कहा गया कि पिछले 22-23 साल में किसी की मौत ही नहीं हुई। तो मतलब उस इलाके के लोग अजर अमर हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 का जो SIR है उसमें जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा थी, उनकी सूची लाई है। तब ये चोरी पकड़ी गई। जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो खुद वोट चोरी करवा रहे हैं। 1,20,00,000 लोगों के फॉर्म भरकर वापस आ गए। अब चुनाव आयोग ने तय क्या किया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कि अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, आपके पिता या आपके किसी रक्त संबंधी का नाम उसमें है, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, नाना, नानी, कोई जो ब्लड रिलेशन है उसका नाम है, तो आपका नाम नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हम भी यहाँ के नागरिक हैं। उस आधार पर आपको जो है चुनाव आयोग की किसी स्क्रूटनी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका नाम मतदाता सूची में अगर नहीं है तो शामिल हो जाएगा, है तो काटा नहीं जाएगा। ये जो 1,20,00,000 नाम आए हैं, जो फॉर्म भर कर आए हैं, इन्होंने भी प्रमाण दिया है कि भाई हम मतदाता सूची में फला हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो ये मामला थोड़ा संदिग्ध लगा, तो चुनाव आयोग ने इसकी पड़ताल शुरू की। तो पता चला कि ये सब झूठे बयान दिए गए हैं, झूठे प्रमाण दिए गए। जिन लोगों ने कहा कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ब्लड रिलेशन है, उनका उनसे कोई नाता नहीं है। मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था मध्य प्रदेश का किस्सा। जो व्यक्ति दावा कर रहा था कि वो भारत का है, वो दरअसल बांग्लादेशी था, और उसने बताया कि पश्चिम बंगाल के फला जिले में ये हैं मेरे माता पिता, इनका मतदाता सूची में नाम है। उसी के आधार पर उसने कार्ड बनवाया, मतदाता कार्ड बनवाया, सब कुछ बनवाया। जब उस व्यक्ति से पूछा गया जिसको वो दावा कर रहे थे कि मेरे पिता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तो 2 ही बेटे हैं, 2 नाम जो लोग क्लेम कर रहे हैं, इनका हमसे कोई संबंध नहीं है। और उसमें जांच में ये भी पता चला कि उस व्यक्ति की जो दावा कर रहा था कि भारतीय है, उम्र 42 साल है, और जिसको पिता बता रहा था उसकी शादी ही 30 साल पहले हुई थी। तो उसके बाद वो पकड़ा गया। और ये हो सका सिर्फ इसलिए कि अधिकारियों ही नहीं, अदालत की भी सजगता और सक्रियता से, क्योंकि अदालत ने कहा कि जरा उससे पहले की मतदाता सूची लाइए, तो ये भेद खुला। तो ये 1,20,00,000 लोग ऐसे हैं जो इस देश के नागरिक या इस देश के मतदाता नहीं हैं, लेकिन मतदाता बने हुए थे। मतलब मतदाता नहीं है से मेरा मतलब है मतदाता होने का अधिकार नहीं है, पात्रता नहीं है। इन्हीं 1,20,00,000 लोगों को बचाना चाहती है ममता बनर्जी, क्योंकि ये उनका कैप्टिव वोट बैंक है। ये ममता बनर्जी के अलावा, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देता, न देगा कभी। तो ममता बनर्जी इनकी ओर से आश्वस्त है कि इनका वोट तो मुझे ही मिलेगा, और इसमें कोई कमी आती है तो ममता बनर्जी का सीधा सीधा नुकसान है। अब वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है। भाई अब ज़माना बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। भारत बांग्लादेश सीमा पर लाइन लगाकर खड़े हैं, उनसे मीडिया के लोग पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, जगह बता रहे हैं कहाँ के रहने वाले हैं, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास बांग्लादेश की नागरिकता का प्रमाण है। लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ना, ये तो भारत के नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ये बांग्ला बोलते हैं इसलिए निकाला जा रहा है। अब
उनको लगा कि तथ्यों के आधार पर उनका मामला उनकी बात आगे बढ़ नहीं रही है, तो उन्होंने हमला किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। उनको दुशासन और दुर्योधन पता नहीं क्या क्या बता रही हैं, और वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, महिलाओं से अपील कर रही हैं कि अपना वोट कटने मत देना, आपका वोट कटे तो सड़क पर उतर आना। यानी ममता बनर्जी अराजकता के लिए लोगों को उकसा रही हैं। ये सब जो कुछ ममता बनर्जी कर रही हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन का प्रमाण नहीं है तो और क्या होगा। अब तो यही बचा रह गया है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है विद्रोह कर दे, सशस्त्र विद्रोह कर दे। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, या फिर इनकम टैक्स के लोग हों, वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा देश के किसी प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है, कभी नहीं आई। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी हुई है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री का ये मानना है कि किसी भी निर्वाचित सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। ये सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर। क्या देश की एकता, अखंडता, देश की आंतरिक सुरक्षा की कीमत पर यह होना चाहिए? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तब आईबी की रिपोर्ट आई कि डीएमके के लोग लिट्टे के लोगों से मिले हुए हैं, उनको हथियार दिया जा रहा है, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने गवर्नर से कहा, सुरजीत सिंह बरनाला गवर्नर थे, उनसे कहा कि आप रिपोर्ट भेजिए सरकार को बर्खास्त करने की। सुरजीत सिंह बरनाला जो है करुणानिधि के दोस्त थे, उन्होंने मना कर दिया। इसके बावजूद चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से तमिलनाडु की करुणानिधि के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। ममता बनर्जी खुलेआम कह रही हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने को तैयार है, और आम लोगों से पूछ लीजिए, उनका कहना है कि ममता बनर्जी के रहते पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। जिस तरह से बीएलओ को धमकाया जा रहा है, जिस तरह से बीएलए जो पार्टी के एजेंट होते हैं उनको धमकाया जा रहा है, हालत यह है कि बीजेपी के लिए बीएलए अपॉइंट करना मुश्किल हो रहा है। कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता जब तक कि उसको सुरक्षा की गारंटी न मिले। भाजपा नेताओं के आश्वासन पर उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने 2021 देखा है कि भाजपा के लिए काम किया, भाजपा का समर्थन किया, भाजपा के लिए वोट दिया, और उसके बाद चुनाव नतीजा आने के बाद हिंसा हुई, उनके घर जलाए गए, उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई, परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बड़ी संख्या में लोगों को भागकर असम में शरण लेना पड़ा, लेकिन बीजेपी बचाने नहीं आई। सवाल ये है कि ममता बनर्जी को क्या ऐसी हालत में भी मुख्यमंत्री बनाए रखना संविधान की रक्षा है या संविधान के विरोध में है? ममता बनर्जी के रहते हुए जो चुनाव होगा उसको निष्पक्ष चुनाव कैसे कह सकते हैं, उसको जनादेश उस नतीजे को कैसे कह सकते हैं? लेकिन सरकार ये सब बर्दाश्त कर रही। सवाल है कि क्यों? सिर्फ इसलिए कि सरकार का रिकॉर्ड बना रहे कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। सिर्फ एक अपवाद है जो थोड़े समय के लिए उत्तराखंड में लगा था। उसके बाद से मोदी सरकार ने 11.5 साल में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। लेकिन ये कोई आधार नहीं हो सकता आंखें बंद कर लेने का। जो कुछ हो रहा है, खासतौर से एसआईआर में जो कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी के अपने भाषण, उनके बयान इस बात की गवाही है कि उनको संविधान की, कानून की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, केंद्र सरकार की किसी को चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां सिविल सर्विसेज के लोग, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, वो केंद्र सरकार का निर्देश मानने से मना कर देते हैं। केंद्र सरकार के बुलाने पर आते नहीं हैं दिल्ली, और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाती है। ममता बनर्जी अपने एक पुलिस अधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है उसके बचाव में धरने पर बैठ जाती है, पर सरकार न तो उस अधिकारी के खिलाफ कुछ कर पाती है, न ममता बनर्जी के खिलाफ। तो या तो होना ये चाहिए
कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने की बजाय घोषणा कर देनी चाहिए कि ममता बनर्जी चुनाव जीत चुकी है और उनको फिर से शपथ दिला देनी चाहिए, या फिर निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव आज की तारीख में कम से कम ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते नहीं हो पाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम करती है। आपके खिलाफ हिंसा हो जाए, आपके खिलाफ कोई भी अपराध हो जाए, पश्चिम बंगाल की पुलिस कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगी। जो आक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए। जहां सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी के अफसरों को गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़े, वहां कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो केंद्र सरकार ये तय कर ले कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना है या नहीं कराना है। अगर जिस तरह से ममता बनर्जी चला रही हैं उसी तरह से चलते रहने देना है तो फिर निष्पक्ष चुनाव की बात भूल जानी चाहिए। फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं की जान खतरे में क्यों डालना? सीधे नतीजे की घोषणा कर दीजिए। संविधान रोकता है, लेकिन संविधान ये भी कहता है जिस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था चकनाचूर हो गई हो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सत्ता नहीं चल रही हो, उस सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार के पास है। अब जो है निर्णय की घड़ी आ रही है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बांग्लादेशी घुसपैठिए करेंगे या पश्चिम बंगाल की आम जनता करेगी। पिछले चुनाव का आपको याद होगा, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स थे उनके मेन गेट पर ताला लगा दिया गया कि ये बीजेपी के वोटर हैं, इनको बाहर मत निकलने दो। इस तरह की घटना आपने देश में कहाँ सुनी है, किस राज्य में सुनी है? 5 साल हो गए चुनाव बाद की हिंसा के मामले में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है, जबकि सारी जांच हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। सवाल ये है कि स्थानीय पुलिस सहयोग नहीं करेगी, स्थानीय प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तो जांच आगे बढ़ेगी कैसे? अगर जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, उनको ही अपना जीवन खतरे में लगेगा, तो गवाही देने के लिए कितने लोग आएंगे, और आएंगे तो उनका क्या हश्र होगा? ये अभी 3-4 दिन पहले देख लिया हम लोगों ने कि संदेश खाली मामले में एक गवाह के बेटे और उनके ड्राइवर की हत्या हो गई, ट्रक से टक्कर मारकर। न तो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, न जो लोग इसके पीछे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो पश्चिम बंगाल में इस समय ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का नहीं, अराजकता का राज है। सवाल यह है कि यह अराजकता का राज कब तक चलेगा, इसको कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? पश्चिम बंगाल के लोगों ने ऐसा क्या पाप किया है कि उनको ये सब झेलना पड़ रहा है? क्यों वो देश के दूसरे राज्यों के नागरिकों की तरह बिना डर के वोट नहीं दे सकते, बिना डर के अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं कर सकते? लेकिन ये सब हो रहा है और इसमें बदलाव का कम से कम फिलहाल तो कोई संकेत नहीं मिल रहा है। आगे कुछ होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अगर ईमानदारी से मतदाता सूची बन जाए, ईमानदारी से मतदान हो जाए, तो ममता बनर्जी का सत्ता से जाना तय है। इसमें कहीं दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है, और ये बात सबसे अच्छी तरह से ममता बनर्जी जानती है। इसलिए सत्ता में बने रहने का उनके पास एक ही उपाय है कि मतदाता सूची ईमानदारी से न बनने पाए और जो लोग उनके विरोध में हैं उनका वोट न पड़ने पाए। उनको सिर्फ ये 2 चीज़ें इंश्योर करनी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।